गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम उत्पादक के संतुलन को देखेंगे। उत्पादक का संतुलन यहाँ हम समोत्पाद वक्र एवं सम लागत रेखा के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। समोत्पाद वक्र सम उत्पत्ति वक्र भी कहलाते हैं या सम उत्पादन वक्र भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में आइसोक्वेंट कहा जाता है एवं सम लागत रेखा को आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि सम उत्पाद वक्र क्या है। सम उत्पाद वक्र दो साधनों के संयोगों का बिंदु पथ है जिस पर प्रत्येक संयोग पर उत्पादन की मात्रा समान रहती है। चूँकि एक समोत्पाद वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा समान रहती है, इसलिए इस वक्र को सम उत्पादन वक्र कहा जाता है। इसे हम चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। प्रस्तुत चित्र में OX अक्ष पर साधन X लिया गया है एवं OY अक्ष पर साधन Y लिया गया है। चित्र में दो आइसोक्वेंट अर्थात समोत्पाद वक्र दिखलाए गए हैं, IQ1 एवं IQ2। IQ1 पर हम देखें तो बिंदु A, B, C, D हैं। ये बिंदु साधन X और साधन Y की मात्रा के संयोग बिंदु हैं। जैसे A बिंदु पर साधन X की मात्रा एवं साधन Y की मात्रा बिंदु B पर स्थित साधन X की मात्रा और साधन Y की मात्रा से भिन्न है। भले ही इन बिंदुओं पर साधन की मात्रा भिन्न भिन्न हो, लेकिन प्रत्येक A, B, C, D बिंदु पर उत्पादन की मात्रा समान रहती है। जैसे कि चित्र में बतलाया गया है, IQ1 पर किसी भी बिंदु पर उत्पादन की मात्रा 100 के बराबर है। 100 इकाई का उत्पादन किया जाता है, चाहे साधनों के A संयोग से उत्पादन किया जाए या साधनों के B संयोग से उत्पादन किया जाए। दूसरा समोत्पाद वक्र IQ2 है, जिसके विभिन्न बिंदु E, F, G, H हैं। इन बिंदुओं पर IQ2 पर स्थित हैं और इन बिंदुओं पर उत्पादन की समान मात्रा है, लेकिन IQ1 और IQ2 में यह भिन्नता है कि IQ2 वक्र ऊपर स्थित है। क्योंकि यह वक्र IQ1 से ऊपर स्थित है, तो यह अधिक उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। लेकिन यहाँ भी वही तथ्य है कि E, F, G, H प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा 200 ही रहती है, चाहे साधन X और Y का संयोग E हो या F हो अथवा G या H हो। इस प्रकार स्पष्ट है
समोत्पाद वक्र की विशेषताएं हैं जिनको हम नोट कर देते हैं। जैसे समोत्पाद वक्र बाएं से दाएं और नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि उत्पादक साधन x की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसे साधन y की मात्रा में कमी करनी होगी, क्योंकि उसके पास व्यय करने के लिए आय सीमित है, साधन सीमित हैं। दूसरी विशेषता समोत्पाद वक्र की है कि यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। उन्नतोदर अर्थात कॉन्वेक्स होते हैं। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर का कारण तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, जिसे हम आगे चलकर और विस्तार से बताएंगे। तीसरी विशेषता है कि दो समोत्पाद वक्र परस्पर एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अर्थात दो वक्र अधिक या कम अर्थात अलग अलग उत्पादन की मात्रा इकाइयों को बतलाते हैं। यदि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटने लग जाएं, तो दोनों वक्रों के कटान बिंदु पर एक कॉमन बिंदु आएगा और उस कटान बिंदु पर दोनों वक्रों की उत्पादन की मात्रा समान होगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि नीचे स्थित वक्र कम उत्पादन को दर्शाता है और ऊपर स्थित वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। चौथी विशेषता है कि ऊंचा वक्र अधिक उत्पादन को बताता है। जैसे जैसे समोत्पत्ति वक्र एक वक्र के ऊपर स्थित होता है, वैसे वैसे प्रत्येक ऊपर का समोत्पत्ति वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाएगा। समोत्पत्ति वक्र के साथ एक अवधारणा जुड़ी हुई है जिसे हम MRTS कहते हैं। MRTS अर्थात तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यह समोत्पत्ति वक्र पर यह बतलाती है कि यदि हम किसी एक साधन जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो साधन y की इकाइयों में कमी करनी पड़ती है। जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे साधन पूंजी की इकाइयाँ कम करते जाते हैं। लेकिन श्रम की मात्रा तो समान रूप से बढ़ाते हैं, तो पूंजी की मात्रा उत्तरोत्तर त्यागी गई मात्रा उत्तरोत्तर कम होती जाती है। जैसे तालिका से स्पष्ट है कि A संयोग पर श्रम की इकाई 1, पूंजी की इकाई 12 का उपयोग किया जाता है। B संयोग पर श्रम एवं पूंजी की क्रमशः 2 एवं 8 इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार C बिंदु पर 3 एवं 5, D बिंदु पर 4 एवं 3, E बिंदु पर 5 एवं 2। इस प्रकार हम श्रम की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन पूंजी की मात्रा का त्याग करते जाते हैं या कम पूंजी उत्तरोत्तर लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, उत्पादक के पास आय सीमित होती है, खर्चा सीमित होता है,
तो पूंजी की मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती है, जैसे 12, 8, 5, 3, 2। अब इसमें तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर इस प्रकार होगी कि पहले श्रम की 1 इकाई में वृद्धि की जाती है तो पूंजी की 4 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। पुनः श्रम की 1 इकाई बढ़ाते हैं तो पूंजी की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। फिर श्रम की 1 इकाई बढ़ाते हैं तो पूंजी की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, और फिर श्रम की 1 इकाई बढ़ाई जाती है तो पूंजी की फिर 1 इकाई का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार श्रम की तो समान मात्रा में वृद्धि की जाती है 1-1 के बराबर, लेकिन पूंजी की त्यागी गई मात्रा कम होती जाती है, जो 4, 3, 2, 1 है। MRTS LK का अर्थ है कि श्रम की मात्रा में वृद्धि की जा रही है और पूंजी की मात्रा में कमी की जा रही है। यहाँ L श्रम की मात्रा है और K पूंजी की मात्रा है। MRTS LK को हम डेल्टा K अपॉन डेल्टा L के रूप में लिख सकते हैं। डेल्टा का अर्थ है परिवर्तन। इसे हम MPL अपॉन MPK के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ MPL का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता और MPK का अर्थ है पूंजी की सीमांत उत्पादकता। अर्थात MRTS LK पूंजी की मात्रा में परिवर्तन और श्रम की मात्रा में परिवर्तन का अनुपात कहलाता है, और दूसरे शब्द में श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अनुपात भी कहलाता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि सारणी के अनुसार श्रम की मात्रा में L1 से बढ़ोतरी करके L2 करते हैं तो पूंजी की मात्रा K1 से घटाकर K2 कर देते हैं। इसके पश्चात श्रम की मात्रा में यदि L2 से L3 करते हैं तो पूंजी की मात्रा K2 से K3 की करनी पड़ती है। इस प्रकार K1 K2 की मात्रा अधिक है K2 K3 की तुलना में। इसका अर्थ है कि पूंजी की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी की जाती है।